हमारे स्टूडेंट का एक डाउट है कि सर शेड्यूल एंड आर्टिकल्स का क्या फ़र्क है। नेचुरली वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं। एक टर्म सुनने को मिलती है शेड्यूल और दूसरी टर्म सुनने को मिलती है आर्टिकल। एक तीसरी टर्म है जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको डाउट नहीं आया होगा, मैं कर देता हूँ, दैट इज़ पार्ट। हम अक्सर ये कहते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 95 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स थे। 8 शेड्यूल्स थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। आज की डेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग संख्याएं आर्टिकल की मिल जाएंगी। फिर भी आप समझ लीजिए कि मौजूदा समय में लगभग 448 के आसपास आर्टिकल्स हैं। शेड्यूल आज की डेट में टोटल 12 हैं। पार्ट्स आज की डेट में टोटल 25 हैं। तो 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं मौजूदा और 448 के आसपास आर्टिकल्स हैं। ये मौजूदा सच्चाई है। हमारा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि सर शेड्यूल और आर्टिकल में क्या फ़र्क है, आखिर ये है क्या। चलो इसको थोड़ा सरल मैनर में समझते हैं। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके साथ दो टर्म्स एसोसिएट होती हैं। टर्म पहली, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड यानी कि यहाँ पर हम जब लॉ ऑफ द लैंड की बात कर रहे हैं तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लीजिए आप भारत की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि मेरे लगभग 7-8 साल पुराने लेक्चर ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं भारत शब्द अक्सर तभी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी जो एक डिबेट इनिशिएट हुई है उसके बाद से नहीं। तो मैं भारत शब्द का प्रयोग तभी से करता हूँ, इंडिया एंड भारत दोनों। ओके, तो भारत को यहाँ पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में मान रहे हैं तो ये भारत से जुड़े हुए कानूनों की बात हो रही है। ठीक है। लॉ ऑफ द लैंड में लैंड का एक्सप्रेशन इससे भी बड़ा हो सकता है। लैंड जहाँ पर आपका कल्चर, कस्टम, मैनर डेवलप हुआ, लैंड जहाँ से आपको अपनी आइडेंटिटी मिलती है, लैंड जो एक समाज को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है, जिस पर एक समाज आश्रित है, डिपेंडेंट है। भूमि शब्द यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है। आप सिंपली समझिए दैट बेसिक लॉ ऑफ द लैंड मतलब कि जो भारत है उसका जो बुनियादी कानून है, जो बुनियादी विधि विधान है, कानून है, वो संविधान है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस देश में जितने भी फिर लॉज बनेंगे वो इस बेसिक लॉ पर बेस्ड होंगे, वो इस बेसिक लॉ के साथ कंप्लायंस में होंगे, वो इस बेसिक लॉ के साथ ही चलेंगे। उन्हें बनने का अधिकार इसी डॉक्यूमेंट से मिलेगा, वो इसी के साथ चलेंगे क्योंकि बुनियादी कानून यही है, बुनियाद ये है, फाउंडेशन ये है, सब इस पे खड़ा होगा जो भी खड़ा होगा। तो इसलिए हमारे देश में जो भी कोई कानून आज की डेट में बनता है वो संवैधानिक दायरे में ही बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही फ्रेमवर्क के अंडर ही बनता है। मतलब कि वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई जितनी भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, आइटम्स हैं, या जो परमिशंस उसने दिए हैं, जैसे कि बेसिक फीचर को बना के रखो फिर जितने भी लॉज बनाओ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी परमिशन दी है, जो भी अथॉरिटी दी है और जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसी में रह के देश के कानून बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है पार्लियामेंट को और विधानसभाओं को कानून बनाने की, वो बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है कि कौन किस आइटम में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो वही लोग बनाते हैं। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बना लेती है, स्टेट लिस्ट में विधानसभाएं कानून बनाती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोविजंस बताए हैं, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें सीमाएं भी दिखाई हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे ऐसा कोई कानून बनाना नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सीमाएं देता है, अथॉरिटी देता है, प्रोविजंस देता है, ये सब चीज़ें
तो उसी के तहत फिर कानून बनता। तो इसलिए ये बेसिक लॉ है, बेस, बुनियादी कानून ज़मीन का। ओके, ये शब्द से भी एक अलग और शब्द है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी, नॉट ओनली द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। बेसिक से ही हालांकि सुप्रीम भी हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म समझनी है कि सुप्रीम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई और लॉ नहीं है, कोई भी और लॉ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसका मतलब जितने भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी या जितने भी लॉ विधानसभाओं ने बनाए, वो सभी लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बाद के हैं, बाहर के हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सर्वोपरि हैं, सुप्रीम है, उनका दर्जा सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। इतनी बात समझ में आई। और जितने भी कानून बाद में बनाए जाते हैं, हालांकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो आखिर वो भी सारे कानून ही हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न इसलिए सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है क्योंकि वो सब कानून कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म नहीं दे रहे, वो सब कानून कॉन्स्टिट्यूशन से जन्म ले रहे हैं जो बाद में लॉज बनाए हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे देश में किसी कानून ने संविधान नहीं बनाया। हमारे देश में, मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से नहीं बना है। पहले तो ना तो नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ना ही किसी नॉर्मल लेजिस्लेटिव बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया है। इसमें बड़ा फ़र्क है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात कि जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, ये उस दिन प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी। पर साइमल्टेनियसली यही सभा देश को चलाने के लिए, जब तक इस संविधान के मुताबिक देश की पहली संसद नहीं बन गई थी, तो तब भी देश तो चलाना था। देश को चलाने के लिए शुरुआती तौर में यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ मेकिंग का काम भी करती थी, लेजिस्लेशन, कानून बनाने का, जिसे लेजिस्लेटिव वर्क कहते हैं, ये करती थी। बट उस लेजिस्लेटिव वर्क के दौरान नहीं बना रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन। जिंदगी भर ये फर्क याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मंडे को मिली कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्यूसडे को मिली है, बैठी है, आज लेजिस्लेटिव वर्क के लिए बैठी है, आज कानून बनाने बैठी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न इस दिन नहीं बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसी नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं आया है, किसी नॉर्मल लेजिस्लेटिव बॉडी ने भी नहीं बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल बॉडी ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसका गठन ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हुआ था। और इसी मायने में हम कहते हैं देश की जनता ने देश को स्वयं को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो इस मैनर में हम जब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की बात करते हैं तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरफ से, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर आगे आने वाले समय में लेजिस्लेटिव बॉडीज जैसे कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉलो करके लेजिस्लेट करेंगी, यानी कि कानून बनाएंगी। तो वो सब लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बन के आए प्रोसीजर हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है वो सुप्रीम है। तो सारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर बेस्ड हैं, इसलिए इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अच्छा चलो फिर एक बात बताओ मुझे, अब सपोज़ कीजिए कि हमारे देश में इस समय पार्लियामेंट है। अच्छा मान लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर इस समय में एक बिल पेश हुआ। तो हम कोई भी जब कानून बनाना चाहते हैं, मैं सिंपल वर्ड यहाँ पर पहले आप सबके लिए कानून वर्ड यूज़ करता हूँ। हम जब भी कोई कानून बनाना चाहते हैं तो जो दस्तावेज संसद में प्रस्तुत होता है, मान लीजिए उसे बिल बोलते हैं। बिल पेश हुआ, जब संसद से पास होके, मान लो लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, उसकी अनुमति मिल गई उनकी, सब होके वो संसद में जब बिल पास हो जाता है तो बन जाता है एक्ट, कानून बन गया, एक्ट बन गया ना, डन हो गई कहानी। और इसी एक्ट, यही एक्ट तमाम इस एक्ट से एसोसिएटेड जो भी प्रोविज़न है उनको इस्टेब्लिश करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ लॉज, लीगल फोर्स द्वारा बैक्ड नियम, द रूल्स
फोर्स्ड बाय द लीगल बैकिंग द लॉज। ओके, शब्द देखिए एक्ट और लॉज। तो सपोज कीजिए इसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, मान लीजिए कि इसका नाम मोटर व्हीकल एक्ट है। ये एक लीगल प्रोविजन है, इट इज़ अ लीगल प्रोविजन। अच्छा चलिए अब मैं आपको एक बात कहता हूँ। सपोज करिए, मुझे बताइए, इधर आइए कि यहाँ पर एक प्रोसेस है दैट इज़ आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो आर्टिकल 14 क्या कहता है? वो कहता है इक्वलिटी इज़ अ राइट टू इक्वलिटी। सपोज समानता के अधिकार का कानून, राइट टू इक्वलिटी। अब ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक, इसके पास भी लीगल फोर्स है, इसके मोटर व्हीकल एक्ट के पास भी लीगल फोर्स है, दोनों के पास कानूनी ताकत है, वो भी एनफोर्स होता है, ये भी राइट टू इक्वलिटी भी इन्फोर्स होता है, दोनों इन्फोर्सेबल हैं। मतलब दोनों के मामले में कोर्ट में मामला चलेगा अगर दोनों की पालना नहीं होती है तो। सही बात है, दोनों के पास लीगल बैकिंग है, दोनों के पास लीगल फोर्स है। लेकिन सोच करके देखिए, ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड की जो बुक है या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की जो बुक है उसमें एन्यूमरेटेड है, ये उसमें मेंशन्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये संसद ने बनाया है। इसके लिए मैं जब शब्द एक्ट और लॉ यूज़ करता हूँ तो इसके लिए भी मैं एक्ट या लॉ वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या हमें ऐसा नहीं सुनने में आएगा कि जैसे बराबर का दर्जा हो गया दोनों का, बराबर का दर्जा हो गया दोनों का? बट इट इज़ नॉट द केस। कोई भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सोसाइटी के जो सुप्रीम लॉज होते हैं, उन लॉज से एसोसिएटेड जो प्रोविजंस होते हैं, आप कभी भी नोटिस करिए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का कोई चार्टर होगा या बीट एनीथिंग, उसको नाम आर्टिकल दिया जाएगा। आई बात समझ में? इट इज़ द आर्टिकल, इट इज़ नॉट द एक्ट, इट इज़ नॉट द लॉ एंड इट इज़ नॉट द सेक्शन, नॉट एट ऑल। इट इज़ द सुप्रीम थिंग, नथिंग इज बियॉन्ड देन दैट। उसके बाद देश में जो भी बन रहे हैं, उन्हें आप एक्ट बोलिए, उन्हें आप लॉज बोलिए, वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से देश में जो भी संज्ञा इस्तेमाल की जा रही है। बट द नेम इज़ हेयर आर्टिकल। फर्स्ट थिंग इज आर्टिकल इसकी सुपीरियरिटी को दर्शा रहा है, पहला, और आर्टिकल इसकी बुनियादी चरित्र को दर्शा रहा है कि ये बेसिक भी है, सुप्रीम भी है, आगे जो भी बनेगा इसी पर आधारित बनेगा। अब टेक्निकली अगर हम आर्टिकल टर्म में आए तो वो क्या है, ध्यान से समझिए। इसको समझने के लिए थोड़ा ये समझना ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए कि मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या है? मैंने अभी एक लाइन बोली, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, मैंने अभी बात बताई सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा अपने आप में अगर सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में मैं देखूं तो खुद अपने आप में एक बुनियादी कानून है देश का। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने इस बुनियादी स्वरूप को, अपने सुप्रीम फॉर्म को अपने प्रोविजंस में ही एक्सप्रेस करता होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है या सुप्रीम ऑफ लॉ ऑफ द लैंड है, तो आप उसके प्रोविजन पढ़ के ही ये जान पाओगे कि हाँ वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक डॉक्यूमेंट की तरह देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हम क्या कहेंगे? आर्टिकल्स। इट मीन्स द क्लॉजेज। आप इन्हें क्लॉजेज कहिए, पर कह नहीं सकते क्योंकि हमने इनका सुप्रीम चरित्र स्थापित करना है ना, क्योंकि क्लॉजेज तो एक्ट के होंगे, लॉज के भी होंगे। बट अगर वो एक्ट वहाँ पर, वो एक्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्ट का पूरा डॉक्यूमेंट, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट में फ़र्क तो है दर्जे का, दोनों के दर्जे का अंतर है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक डॉक्यूमेंट है तो उसके प्रोविजंस किस फॉर्म में, कैसे समझ में आ रहे हैं? आर्टिकल्स। एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में या एक पूरी बकेट में वो आर्टिकल पकड़ाना जरा, वो आर्टिकल पकड़ाना जरा, वो आर्टिकल पकड़ाना जरा, या वो वाला आर्टिकल पकड़ाना जरा। तो एक एक करके आइटम पकड़ी आपने, एक एक करके आर्टिकल पकड़ा आपने। आई बात समझ में? दैट होल newspaper, it is one document. That whole newspaper is one document. In that document,
देर आर डिफरेंट आर्टिकल्स, देर आर डिफरेंट आइटम्स। आई बात समझ में? मैं अलग अलग मायनों में समझा रहा हूँ, अभी इसे भी फाइनल नहीं समझ लेना, हड़बड़ाना नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, क्या आर्टिकल न्यूज़पेपर है? न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, क्या आर्टिकल न्यूज़पेपर है? नहीं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी सच्चाई है, उसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स घट भी सकते हैं, रिपील हो सकते हैं, ओमिट हो सकते हैं, आर्टिकल्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो किस फ्रेमवर्क में, किस लाइट में, किस बात को ध्यान में रख के होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि उन आर्टिकल्स का जन्म हो रहा है। तो हम बेसिक फीचर ऑफ द आर्टिकल्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन कर रहे हैं। हम अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चला रहे हैं, आर्टिकल गवर्नमेंट नहीं चला रहे। समझ में आ रही बात? हम अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नहीं चलते, हम संविधान चलते हैं। देश संविधान से चलता है, ऐसा कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिग रियलिटी, लाइकवाइज दैट न्यूज़पेपर। बट उस न्यूज़पेपर के अंदर, उस न्यूज़पेपर की आइडियोलॉजी, उसका पर्सपेक्टिव, उसके फ्रेमवर्क को दर्शाता हुआ कौन है? द आर्टिकल। इसी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा का प्रगटीकरण किसके वाया होगा? आर्टिकल्स। तो मैं अब आ गया एक और शब्द की तरफ, प्रगटीकरण। प्रगटीकरण, तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? बेसिक लॉ ऑफ द लैंड वर्ड हटा दिया मैंने, बेसिक लॉ। अच्छा, बेसिक लॉ का मतलब क्या है? बेसिक लॉ सिंपली, तो क्योंकि लॉ तो ये है कि वो जो रूल या वो जो नॉर्म्स जिनके पीछे लीगल बैकिंग है, आप उन्हें लॉ कह के पुकार रहे हैं, लीगली इन्फोर्सेबल है ना, तो वो लॉ है। रूल, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स ग्रुप में आते हैं, ग्रुप माने सोसाइटी, और सोसाइटी नॉर्म्स और रूल्स से आपस में एक्सचेंजेस करती हैं। तो सोसाइटी का बेसिस क्या होते हैं? रूल्स एंड नॉर्म्स। लेकिन वो रूल्स एंड नॉर्म्स इस सोसाइटी ने अल्टीमेटली डेवलप कैसे किए, क्यों किए, किन बेसिस पे किए? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सोसाइटी ने इस बेसिस पे डेवलप किए कि सोसाइटी को ये महसूस हुआ कि हमारा यह क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, और इसीलिए हमारे समाज का ये नियम है कि जल बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसीलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हाई प्रायोरिटी वाटर को अकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने वाटर के रिलेटेड बहुत सख्त कानून बना दिए हैं। पानी के इस्तेमाल को लेके, पानी के डिवीज़न, प्रबंधन, यूटिलिटी को लेकर के बहुत सख्त कानून हैं। वो समाज के लिए पानी बहुत प्रीशियस है, इसलिए उन्होंने उसके लिए सख्त नियम बना लिए ताकि पानी का प्रबंधन बेहतर हो सके। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सोसाइटी? The requirement of that society is, the need of that society is, the essentialities of that society is that society is living in the arid and semi-arid areas. So the clear cut articulation of the requirement, of the demand, or of the essentialities of that society, those articulation of the requirements, the articulations of the demand of the society, articulation, articles, all those articles should or must be there in the documents of rule book, documents of laws, documents of norms. The society is ultimately articulating its demand. आपसे किसी ने पूछा कि आपके घर वालों ने पूछा आप जन्मदिन पे क्या क्या चाहिए, या आप विदेश जा रहे हो, क्या क्या ज़रूरतें हैं? आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, पर पता है आप अपने घर वालों को बता नहीं पा रहे हैं। द रीज़न इज़
आप आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिमांड्स को, आप इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हैं कि असल में आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या बोलना है, आपको क्या लिखना है। आप अपनी तो आप उसी समय आपका फ्रेंड या आपके घर का कोई और मेंबर कहेगा इसने क्या बताना है, इसको बचपन से इसने कुछ किया है, इसको पता है, मुझे सारा पता है, लिखो आप ये लिखो चीज़ें सारे। दैट पर्सन इज केपेबल टू आर्टिकुलेट द डिमांड्स ऑफ यू। सो बीइंग द सोसाइटी, एक समाज के रूप में आप अपनी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे भी समाज चलना चाहिए, नियम कानून जो आप बनाते हैं, वही तो सर आपकी नियमावली बनती है। तो ये सारे नियम कानून असल में है क्या? all the rules, all the norms are the articulation of the real demands of the society, real needs of the society। तो सोसाइटी की कोई रूल बुक होगी। ऐसा ही बीइंग सोसाइटी, अब हम खाली सोसाइटी नहीं, हम सोसाइटी से नेशन हो गए, हम नेशन हो गए। और अल्टीमेटली वो जो नेशन है उसने अपने सारे जो उसकी विचारधाराएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, कस्टम, कल्चर, मैनर, उन सबको इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूट कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय योर विल। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर कौन है भाई? मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ो। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया? ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड क्या है? व्हाट आर द थिंग्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? योर नीड्स, योर कस्टम, कल्चर, वैल्यू, मैनर, रिक्वायरमेंट, आइडियोलॉजीज, योर फ्यूचर एस्पिरेशंस। दिस इज योर वैल्यू सिस्टम ना, कि यू बिलीव इन इक्वेलिटी। डन? So this value system constituting the constitution, that's why the name is constitution. That's why the name is constitution. आई बात समझ में? If that constitution is not constituted by the value, custom, culture, manner of the society which is being ruled by that constitution, then that constitution is not constituted by that society. That society will ultimately डिथ्रोन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फेंक देगी उसे उठा के कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम आर नॉर्म्स, ये हमारी एस्पिरेशन को तो रिफ्लेक्ट नहीं करता ये डॉक्यूमेंट, हम इसे नहीं मानते। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अगर बेसिक लॉ ऑफ द लैंड का नाम का एक दस्तावेज है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द कस्टम, कल्चर, मैनर ऑफ द सोसाइटी अंडरनीथ इट, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन। So how the document of constitution will articulate those aspirations, will articulate those needs, those requirements, those principles, those ideologies, those promises, commitments, aspirations, everything. It will articulate everything point by point in the form of articles, articulate articles. So it is basically the articulation of the first will, the prime will, the original will, the first thing, the ideology, the basis, the principles, the custom, culture, manner. Rest everything will be based upon it. That's why its name is article, and another everything will be law, clause, section, falana, damgana. And that is why if you want to mention the provisions of the article, there is term, if you want to mention the provisions of the constitution, there is term article. But look at the beauty, if you want to mention the provisions of the article, there is word section. So there are many sections in the article, but that section is associated with particular article. You cannot denote the items directly associated with the constitution in the form of sections. Every section or subsection associated with the section associated with the article is associated with the constitution. Section cannot overrule the article and directly go to the constitution. No, section article की सीमाओं को भेद के सीधा संविधान से जुड़ेगा नहीं। आर्टिकल के प्रावधानों की अभिव्यक्ति सेक्शनों में होती है, संविधान के प्रावधानों की अभिव्यक्ति आर्टिकल माने अनुच्छेदों में होती है। इसलिए फिर सेक्शन वर्ड आर्टिकल के अंडर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे बिना आर्टिकल के सीधा सेक्शन नहीं होता है,
कि आप सीधा पढ़े अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 1, आपको कहना पड़ा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 सेक्शन 4 सब सेक्शन ए फलाना ढमकाना, वो चलेगा। तो जैसे आर्टिकल की इच्छाएं, आर्टिकल के प्रावधान, आर्टिकल की सीमाओं में सेक्शन है, वैसे संविधान की इच्छा, संविधान के प्रावधान, संविधान की सीमाओं में आर्टिकल। द टर्म इज आर्टिकल, यू कैन नॉट कॉल इट लॉ एक्ट, क्योंकि फिर इसके बाद इस संविधान पर आधारित जितने भी लॉ एक्ट बनेंगे ये वो इसकी तुलना में इसके बराबर नहीं है, इसी वो समकक्ष नहीं है, समकालीन नहीं है, वो बराबरी नहीं दे सकते, हमें उन्हें नाम रखना पड़ेगा। अगर ये महीम है तो वो महामहीम है, ये बात इंपॉर्टेंट है, हम ये करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस हैं तो फिर उनके साथ बैठे एक चीफ जस्टिस हैं, ये तो स्थापित करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीनियरिटी दिख रही है। और आपको दिख रहा है कि जब बेंच बैठता तो बीच वाली कुर्सी किसको जाती है। अगर सारे मिनिस्टर हैं तो उन मिनिस्टर में एक मिनिस्टर और कुछ भी नहीं है, प्राइमस इंटर पेरेस, बराबरी के लोगों में थोड़ा सा ऊपर, वो प्राइम मिनिस्टर कहना पड़ेगा, इट इज प्राइम मिनिस्टर। मंत्रियों में प्रधानमंत्री, तो कानूनों में प्रधान कानून कौन होंगे फिर, उनको भी आप पहचान ही पाएंगे। आपको अभी मैं बताऊं, आपको अभी मैं कहूं प्रधानमंत्री बताइए, आप एक मिनट में कहेंगे नरेंद्र मोदी। अरे अच्छा, अब प्रधान वर्ड उड़ा दो, अब बताओ मंत्री बताओ, तो आप पूछेंगे कौन सा मंत्री। तो अब आपके सामने दो बातें लिखी हूं एक ही साथ, फर्क जमीन आसमान का नहीं लग रहा है। सेम टाइम पे इन दोनों के हाथों सेम वे में ही रूल हो रहे हो आप, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। सीधा बता दे रहे हो कि ये एक्ट है, ये एक्ट है या पार्लियामेंट में बना होगा या विधानसभा में बना होगा या कहीं भी इसकी उत्पत्ति, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। आई बात समझ में, दर्जा स्थापित है, क्लियर कट। दुनिया कई संस्थाओं में ऐसा होता है, कई चार्टर्स, कई डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए हैं जिनमें ऐसा होता है, जिन पर आधारित आगे फिर सारी दुनिया भर के देश नियम बनाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन एक चार्टर अडॉप्ट कर लेगा, कर लिया, वो है प्राइम डॉक्यूमेंट, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड एट द लेवल ऑफ द वर्ल्ड। लैंड मने जमीन से भी मत जोड़ो यार, लैंड मने किस क्षेत्र में काम करने जा रहे हो, उस क्षेत्र की बात हो रही है। बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, जैसे कि यहाँ पर बेसिक लॉ ऑफ द लैंड क्या होगा, लैंड होगा ह्यूमन राइट्स। हम किस पृष्ठभूमि में काम करने जा रहे हैं, किस क्षेत्र में हम जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में काम करने। तो अब उसने यूनाइटेड नेशन ने बना लिया, सारे मुल्क आए वहाँ पर इकट्ठे हुए, एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट बनाया। अब उस पे बेस अलग अलग मुल्क की अलग अलग संसद अपने कानून बनाएगी, वो फिर आगे जो एक्ट बना के लेके आएंगे वो होगा। पर वो तो आर्टिकल ही होगा ना, वो तो आर्टिकल ही होगा ना, उस पे बेस्ड ही आगे कुछ बन रहा है, वो सुप्रीम है। ये उसके बाद बने हैं, उसको आधारभूत बना के आगे बने हैं आधार। तो इसको बस ऐसा समझना है। तो जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे ही आगे जाके लिंटल होता है, रूफ छत डलती है। तो फाउंडेशन है, लिंटल है, छत है। हालांकि इसको इस स्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वो आगे फाउंडेशन बन सकती है किसी की आगे, वो एक अलग चीज़ है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर this word article is ultimately expressing the provisions of the constitution, and constitution क्या है, the basic law of the land and the supreme law of the land। और constitution क्या है, उसमें वो सारे norms rules हैं सारे जो किसी एक सोसाइटी के होते हैं, that's all। और क्योंकि हमने एक संवैधानिक ढांचे में आगे चलना तय किया है तो हम चल रहे हैं। इसी से जन्म लेके गई कौन, इसी से जन्म लिया पार्लियामेंट ने। इसने पार्लियामेंट से जन्म नहीं लिया, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट ने जन्म लिया। तो अब पार्लियामेंट भी आर्टिकल बना रही है। बताओ ये क्या जबरदस्त बात हुई, ऐसा थोड़ा हो सकता है। इसी से तो जन्म लिया है, इसी से तो जन्म लिया है। तो इसमें आज़ादी है, आज़ादी है। क्या आज़ादी है, संविधान का संशोधन कर सकते हो, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया मैं कैसे अमेंड होऊंगा। पार्लियामेंट को भी वहां भी ताकत, पार्लियामेंट कहते शांत, हम अमेंड होंगे आगे आने वाले समूह में समाज की जरूरतों के लिए, हम बता रहे हैं हम कैसे होंगे। तो पार्लियामेंट ने पूछा बताए हुजूर कैसे होंगे, कहते आर्टिकल 368 के तहत होंगे, जैसे जैसे करके होंगे देख लेना, ठीक है।
कहते ठीक है। कहते फिर जब आप ऐसे अमेंड हो जाएंगे, फिर कहते तो फिर उसके तहत हमारा जो भी कोई आर्टिकल तुम अमेंड करोगे या उसे ओमिशन कर दोगे, रिपील कर दोगे या फिर कुछ ऐड कर दोगे नया, हमारे अंदर समा जाएगा, वो भी हमारा आर्टिकल हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 21A एजुकेशन का अधिकार। अब वो आर्टिकल तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, वो आर्टिकल तो बाद में जोड़ा। लेकिन आप कहेंगे सर फिर इसे लॉ का नाम दो, आप इसे एक्ट का नाम दो। क्यों दूं लॉ का नाम, क्यों दो एक्ट का नाम? कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अपने ही अंदर ले लिया ना, अपनी खिड़की खोली कॉन्स्टिट्यूशन ने। ऐसे बोले मैं खिड़की खोलने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें एक अमृत दे रहा हूँ जिसके बाद तुम मेरे अंदर कुछ नया डाल देना। संसद के सभी सदस्यों ने उस अमृत को मुंह में लिया, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चरित्र में घुस गए जाके, और फिर कलम चलाई और एक अनुच्छेद नया तैयार कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में ही चला गया वो अनुच्छेद, और फिर वो अमृत का असर खत्म हो गया। संविधान संसद के सदस्य फिर सदस्य हो गए बस। इसके बाद अब जो बनाएंगे वो नॉर्मल लॉ होगा। समझ में आ रही? तो इसलिए आर्टिकल्स आज भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बनवा रहा है सभी जिंदा लोगों के हाथों, थोड़ी देर उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, ऐसा समझ लो। और प्रवेश करने का द्वार कौन है? अमेंडमेंट। तो पहले संसद के सभी सदस्य शक्तियों को ऐसे पुकार के संसद में एक रेजोल्यूशन लाते हैं, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने का रेजोल्यूशन। जैसे ही वो पास हो जाता है तो सबके अंदर संविधान प्रवेश कर जाता है, शक्ति आ गई। इस शक्ति के तहत सारे फिर कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति लेके, कॉन्स्टिट्यूशन इनके मुंह से बोल रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इनके हाथ चलवा रहा होता है। जैसे छोटा बच्चा लिख रहा है लेकिन हाथ किसी ने पकड़ के ए लिखवाया, और जैसे ही ए लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन हाथ उठा लेता, कहते छोड़ दे अब जा, अब वापस वही लिखो जो आता है, मैं जा रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल डल सकते हैं, वो फिर आर्टिकल ही हो जाएंगे। तो आर्टिकल 21A आर्टिकल है लिटरली, उस आर्टिकल से जुड़े प्रावधानों के लिए एक कानून उसके 8 साल बाद आएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। वो एक्ट है, वो आर्टिकल है। समझ रहे हो फर्क? वो आर्टिकल है, ये एक्ट है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, अब ये एक्ट है ना, अब इस एक्ट में रोज बदलाव करते रहो संसद में, सिंपल प्रोसेस है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, करते रहो, बदलाव करते रहो। लेकिन जब आर्टिकल 21A में बदलाव करना पड़ेगा, संविधान का कानून है, वो आर्टिकल है, और फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना पड़ेगा पहले तो, और दूसरा अगर शक्ति है संसद के पास कि उसके घेरे में आता है वो तभी कर पाएंगे, और तीसरा देखना पड़ेगा अल्ट्रा वायरस तो नहीं हो रहा है, कहीं शक्तियों के बाहर तो नहीं जा रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रति भी जवाबदाही है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सबसे बड़ी बात उसको छोड़ दीजिए, आपके पास तमाम ताकतें हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे कि आर्टिकल 21A को छेड़ रहे हैं या मेरा आर्टिकल 21A का मुझे फायदा नहीं दे रहे हैं। यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एज वेल, बट यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू विल लॉन्च द रिट फाइल, रिट पिटीशन। आई बात समझ में? बिकॉज इट इज आर्टिकल, दैट इज इट्स इम्पोर्टेंस, इट इज सुप्रीम, इट इज सुपीरियर। आगे जितने शिक्षा के कानून उसी पे खड़े हो के पतंग उड़ाएंगे, वो बुनियाद है उन सब की। समझ में आ रही बात? इसलिए द टर्म आर्टिकल इज डिफरेंट देन द टर्म एक्ट, देन द टर्म लॉ। ओके, तो ये यहां से एक शब्द मोटा मोटा आर्टिकल आता है। इतनी बात क्लियर हुई? बस अभी यार चैप्टरों के लिए इतना बहुत है। कौन सा पॉलिटी पढ़ रहे हो? पॉलिटी में बाकी कर ही लोगे तुम। अच्छा, सपोज करो कि एक आर्टिकल ऐसा होता जैसे आर्टिकल 246, जो आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये बताता है कि सेंटर स्टेट्स अपने अपने मुद्दों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब सेंटर के लेवल पर पार्लियामेंट और स्टेट के लेवल पर लेजिस्लेटिव बॉडीज। 246 आर्टिकल ये कहता है। अब उसी आर्टिकल 246 में सारी यूनियन की आइटमें लिखी होती, लंबी सी लिस्ट, सारी स्टेट की आइटमें लिखी होती, लंबी सी लिस्ट, सारा डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर्मेट सब बताया होता। एक ही आर्टिकल पढ़ते रह जाते जिंदगी भर, संविधान तो भूल ही जाते, और आर्टिकल का जो मूल उद्देश्य है वो भी भूल जाते। अच्छा, सपोज करो आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के आर्टिकल है। अच्छा, आर्टिकल पहला कहता है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है, इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, उसमें अगर सभी राज्यों के नाम, सारी यूनियन टेरिटरियों के नाम सब दर्ज रहता, वो कितना लंबा चौड़ा।
कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा होता, ट्रक पे रख के ले जाते हैं, सीढ़ी लगा के उस पर चढ़ के हमारे सांसद उसे खोलते और पढ़ते, कभी कुछ हो ना पाता, मूल उद्देश्य गवा बैठा, कम्बरसम हो जाता, एक स्टूडेंट गाइड बन जाता, एक एक बात मीन मेखें सब उसी में होता। ये तो कोई करना ही नहीं चाहता। और कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस इस बात में होती है कि वो कितने वाइड एरिया को, कितने रेलेवेंट सेंस में, कितने स्पष्ट रूप में कह रहा है। हम उसे इनकॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना सकते अनड्यूली उसे एक टेबुलर फॉर्म में डॉक्यूमेंट बना के ना। कॉम्प्रिहेंसिवनेस वो नहीं होती जो बहुत बड़ा होता है हमें हमेशा ये गलती है, जो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, वो कॉम्प्रिहेंसिव है। वो इररेलेवेंट भी हो सकता है, वो वेस्ट भी हो सकता है, वो क्लटर भी हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव वो होता है जो बहुत सटीक और बहुत ज़रूरी विवरण दे रहा है, मुद्दे से जुड़ा बस। तो जैसे हमारे फॉर्म आते हैं स्कूल कॉलेज के भरने के लिए, तो उस फॉर्म में सब कुछ होता है। सिंपल आपसे बोला जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, एक लाइन आप कहते हैं ये है, सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं और हर पॉइंट से जुड़ी हुई चीज समझने के लिए अनेक्शर्स ऐड होते हैं एंड में। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट पे बनाना है, अनेक्शर बी पढ़िए, फिर आप अनेक्शर बी खोल के देखते हैं, फॉर्म अलग होता है, अनेक्शर अलग होता है। जब सबमिट करते हो तो क्या सबमिट करते हो, फॉर्म सबमिट करते हो कि साथ में अनेक्शर भी सबमिट कर देते हो? फॉर्म सबमिट करते हो। कोई ऐसा कहता तुमने अनेक्शर गलत लगाया था, फॉर्म ही सही लगना चाहिए। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल्स हैं बड़े स्पष्ट सटीक, छोटे छोटे, सीधी सीधी बात बताते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी डिटेल्स, उनसे जुड़ी हुई बाकी की इंफॉर्मेशंस जो उन आर्टिकल्स के लिए मददगार होती हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों को हेल्प करती हैं, एड करती हैं, वो सारी डिटेल्स और वो सारी इंफॉर्मेशंस के लिए एक और डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। इसका नाम है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स जैसे कि मान लीजिए जो शेड्यूल 1 है, उसके अंदर हमारे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट आती है, द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। शेड्यूल 1 में है, चिल मारो और जाओ उधर देख लो। शेड्यूल 2 के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे अधिकारी हैं संसद से जुड़े हुए, उनके बारे में सारी चर्चा आती है शेड्यूल 2। शेड्यूल 8 के अंदर भाषाएं आती हैं। शेड्यूल 10 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपकी बर्खास्तगी हो जाएगी, उसका सारा प्रोविज़न आ जाता है। शेड्यूल 11 के अंदर पंचायतें, 12 के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटियों के बारे में सारी कहानी आती है लंबी चौड़ी। शेड्यूल 6 के अंदर ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन आती है और शेड्यूल 5 में शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ जो हैं उनके कंट्रोल कैसे होंगे उसके बारे में जिक्र आता है। सो द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइब्स एंड द ट्राइबल एरियाज, इट इज़ इन द शेड्यूल 5 एंड 6। बट अदरवाइज इनसे रिलेटेड आर्टिकल तो बस सिंगल लाइन वाले वो आर्टिकल उधर हैं। सो इस तरह से फिर शेड्यूल्स एक्सिस्टेंस में आते हैं। जिंदगी में कभी गलती नहीं करनी, शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जब ऐसे खोलोगे तो शेड्यूल उसमें इंक्लूडेड नहीं है, शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपके घर में जब एक डब्बा आता है इनविटेशन मिठाई का, शादी का, तो उसमें क्या है, जो काजू, किशमिश, खोआ, चीनी सब है वो मिठाई में इंक्लूडेड है, वो मिठाई का हिस्सा है। लेकिन उसी डब्बे में मिठाई के साथ साथ इनविटेशन लीफ भी होती है, वो उस पूरे डब्बे का पार्ट तो हैं लेकिन मिठाई का हिस्सा नहीं है। It is not included into the sweets, but it is still the part of the whole invitation box. इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल पार्ट तो है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमने अलग से अटैच किया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हमेशा याद रखना। इसकी टर्मिनोलॉजी, इसकी लैंग्वेज उतनी लीगल नहीं है, बहुत सहज है समझने में, पढ़ने में। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है।
फिर अल्टीमेटली हमने जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल से, अब एक आर्टिकल है, हमने उस आर्टिकल से जुड़ी कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव करना है, पूरे आर्टिकल में नहीं करना है, सपोज करो किसी पार्ट में करना है। शेड्यूल के अंदर हमने आर्टिकल से जुड़ी हुई आइटम्स इसी तरह से वर्गीकृत की हुई है, कैटेगराइज की हुई है, और बहुत ईजिली अमेंड हो जाता है वहां से। अमेंड मतलब कि अमेंड शब्द नहीं, बहुत ईजिली यू कैन डू चेंजेस इनटू दैट। आई बात समझ में? इसलिए एक लंबा समय, लंबी अवधि नहीं लगती जैसा हमें आर्टिकल्स में बदलाव लाने के लिए लगती है। हम जिस जिस हिस्से में जो जो बदलाव करना चाहते हैं उस आर्टिकल से संबंधित शेड्यूल में हम वो बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, मान लीजिए कि आपने एक नया नाम लिखना है और वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, आपने फटाफट गए और लिख दिया। सोच के देखिए, ऐसा कोई भी बदलाव आपको संविधान के आर्टिकलों में करना हो और वो आर्टिकल में बदलाव ऐसा एक्सपेक्टेड हो कि बाय लॉ नहीं हो सकता, अमेंडमेंट से हो सकता है, तो कितनी परेशानी आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी। और चुप करके शेड्यूल में गए और जा करके जम्मू कश्मीर नाम के राज्य को राज्य हटा के चुप करके लिख दिया यूटी। बाय लॉ ये वाला आर्टिकल अमेंड हो जाता है, इसमें खुद ही लिखा है कि ये बाय लॉ ही हो जाएगा। बाय लॉ आर्टिकल अमेंड हो गया, और जब आर्टिकल अमेंड हो गया तो जो जुड़े हुए बदलाव हैं वो चुप करके जाके शेड्यूल में लिख दिए, एंटर कर दिए, नई एंट्रीज एन्यूमरेट कर दी उसमें। ही ईजी बनाता। अब इसी माल मत्ते को सारा घुसेड़ दो आर्टिकलों में ही, तो अब कोई बदलाव लाना लगे बैठे रहो मुंह उठा के कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा यार, पूरा सारे लल्ले पब्बे चलाने पड़ेंगे दोबारा से, रेजोल्यूशन मोशन लाओ, रेजोल्यूशन पेश करो, इतनी वोटिंग लो, फलाना डमकाना। ऐसा नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो इस तरह से द चेंजेस आर ईजी टू डू, कंफर्टेबल टू डू, लैंग्वेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज not that legal, it is technical and bureaucratic, you can do that. It is not included into the constitution, it is a part of the document of constitution. आई बात समझ में? तो ये शेड्यूल आप इसमें नंबर की फॉर्म में, आप इसमें टेबुलर फॉर्म में, आप इसमें यू कैन से सिंपल फ्रेजेस या पैराग्राफ की फॉर्म में, यू कैन इन्फर इंफॉर्मेशन इनटू दैट, आप उसमें डाल सकते हैं। इन्फर कह रहे हैं, इंस्टिल, आप उसमें जानकारी इसमें से किसी भी रूप में डाल सकते हैं, रख सकते हैं, मतलब फिजिबिलिटी है, हेल्प करना चाहिए वो आपको, इस रूप में आप उसमें जिस भी तरह से इन्फॉर्मेशन डालते हैं। पहले 8 हुआ करते थे शेड्यूल, समय के साथ ये 4 और जुड़ गए और अब ये 12 हो गए। एकदम बड़े बड़े डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, मोटे मोटे। तो कोई भी कोर्ट को कुछ काम करना है, कोई इंटरप्रिटेशन किसी चीज़ की, अधिकारियों को रोज़मर्रा की सरकार चलाने में कोई भी डॉक्यूमेंट देखना, कुछ भी, चुप करके शेड्यूल में जाके डिटेलिंग देखते हैं, संविधान समझने में मदद आती। तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल is a kind of aid to the government, schedule is a kind of aid to the constitution in itself. Schedule is a kind of aid to the parliamentary process, legislative process as well. तो शेड्यूल एक तरह का एड डॉक्यूमेंट है जो लेजिस्लेटिव बॉडीज को हेल्प करता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को हेल्प करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में कॉन्स्टिट्यूशन की भी हेल्प करता है, उसके प्रोविजंस की डिटेलिंग करता है। इस तरह से हमने शेड्यूल्स तैयार किए हुए हैं। इन्हें एनेक्शर्स की तरह समझिए, प्राइम डॉक्यूमेंट के साथ जो भी उसकी अलग से डिटेल्स हैं, सारी जानकारियां हैं, तफ्तीश में जाने की जहां ज़रूरत है वो इसमें डाल दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहता है, एकदम चिल, पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, उतने का उतना ही रहेगा। वो डिटेलें सारी उठा के इधर डाल देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जब शुरुआती तौर पे एक बिल का मसौदा पेश करते हैं, मोटा मोटा सारा बिल पढ़ के सुनाते हैं, मोटा मोटा ना, पहले ही बिल लेके लग गए, पहले ही क्लॉज खोल खाल के बैठ गए, पहला वाला ही, आदमी वहीं ख़त्म हो गए। कहते भाई है क्या, आगे क्या है इसमें, क्या करोगे? कह रहा आगे तो जो है वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दूंगा और एंड में कुछ कुछ कर दूंगा इसमें। तो पहले मोटा मोटा बिल सुना देते हैं, कहते भाई ये है सारा, फिर कहते हैं अच्छा, फिर होती है बाद में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड डिटेल, है ना। पर पहले तो एक वो कह के स्पीकर के कहते हैं उठिए पढ़ के बता दीजिए कि आप पेश क्या करने जा रहे हैं, तो मोटा मोटा 15-20 मिनट आधा घंटा लेते हैं। कहते हैं मान लो जो भी है कि स्पीकर महोदय मैं ये करने जा रहा हूँ, ये प्रस्तुत होने वाला है, देश में ये आंकड़े हैं, उसको देखते हुए सरकार ने ये ऐसा ही हमारा आर्टिकल्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। बाकी जो माल घुसाया है वो शेड्यूलों में डाल दिया उठा के, चिल। तो
मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, मोटी डिवीजन पार्ट्स, मोटी डिवीजन, पहली डिवीजन पार्ट्स, खंड, और उसके बाद की डिवीजन आर्टिकल, उसके बाद की डिवीजन सेक्शन, सब सेक्शन, ऐसा करके। फिर वो जो कह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई जानकारियां, डाटा, कोई नाम, कुछ प्रोविजन, कुछ और चीज़ें वो घुसा देंगे जाके शेड्यूल में। तो इसलिए शेड्यूल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? टू कीप द डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव, टू कीप द डॉक्यूमेंट इन अ काइंड ऑफ रीडिंग फॉर्मेट, टू कीप द डॉक्यूमेंट रेलेवेंट टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हमने शेड्यूल्स का प्रोविजन रखा। ये कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही रहे जितना का होना चाहिए। ये कहानी, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि आपने गैजेट खरीदा कोई इलेक्ट्रॉनिक, उसके डब्बे पे पहले मोटा मोटा लिखा होता है ना, इसमें क्या है, 5 की चीज़ें जिसे देख के आप खरीदते हो। अच्छा चलो आपने गाड़ी ही लेनी है, मोटी मोटी 4 चीज़ें लिखी होती हैं, वही देख के लेते हो। बाद में उसके साथ एक बुक मिलती है, उसका पूरा कैटलॉग। मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता भी होगा ऐसे। कोई मोबाइल घड़ी ले लेना, इतनी डिटेल गुजरा होता है उसमें, सब कुछ घड़ियों के साथ, मोबाइलों के साथ एकदम डिटेल्ड पूरा मैनुअल आता है ना। वो डिटेल जब आप फंसोगे, कभी मिस्त्री आएगा घर पे जब कुछ, तो वो वहाँ से पढ़ के देख के जरूर कर सकता है। बट अदरवाइज आप तो क्या देखते हैं, 4-5 चीज़ें, बस वही ओके रिपोर्ट है आपके लिए, दैट्स ऑल। तो इसलिए आप हमेशा देखेंगे एक आपके लिए क्विक स्टार्ट बुक आती है, एक फटाफट क्विक स्टार्ट बुक 1-1.5 पेज की। आज कंपनी ने अभी ये शुरू किया है, क्विक स्टार्ट बुक, फटाफट देखा, स्टार्ट किया। उसके बाद आता है डिटेल्ड मैनुअल, वो नीचे पड़ा होता है डब्बे के, उसे नहीं मुझे लगता कोई छूता है। क्विक स्टार्ट बुक ही बहुत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वही छोटा वाला, और उधर जाके आगे फिर एक एक सुई मीन मेखे जो घुसेड़े हुए हैं, सारी डिटेलें, जानकारियाँ, पहले बाएं तरफ का बटन दबाइए, फिर नीचे वाला बटन दबाइए, वो वही है। मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि 3 बटन दबाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब वो कौन से 3 बटन दबाने हैं, शेड्यूल में लिखा है, वो उधर जाके पढ़ लेना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि बटन दबा के ही होगा। अब बटन दबाने पड़ेंगे, तूने जो उंगलियां इतनी कर दी हैं इसको अब बटन दबा। ये कहानी है ना, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। तो आर्टिकल और शेड्यूल इतना ही जरूरी है अभी के लिए, इतना ही समझो, बाकी बाद में देखेंगे। चलो बाय, थैंक यू।